मेरे दिल की तरह आज शाम भी बहुत उदास थी। मेरे पति आलोक का कनाडा का वीजा लगकर आ गया था और मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आलोक के बगैर अब मैं कैसे रहूंगी। मैं एक बड़ी जॉइंट फैमिली का हिस्सा थी। मेरे पति आलोक के 3 भाई और एक बहन थी। बहन अभी कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी। आलोक के 2 भाई आलोक से बड़े थे। दोनों की शादियां हो चुकी थी और उनके बच्चे थे। एक देवर था जिसकी एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी। घर में हमेशा शोर शराबा रहता। मेरे ससुर एक गवर्नमेंट जॉब करते थे और मेरी सास बहुत ही सख्त औरत थी। अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती थी। सारी बहुओं पर दिन रात हुक्म चलाना और अपने काम करवाना, बस उनका यही काम था। इधर मेरा ये हाल था कि मैं एक नंबर की डरपोक थी। मेरी शिक्षा भी ज्यादा नहीं थी, बस 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। लेकिन माता पिता की असमय मौत के कारण मेरी मासी ने मुझे पाला था। इसीलिए मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। कॉन्फिडेंस की मेरे अंदर बहुत कमी थी। और फिर जब आलोक की माँ ने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरी मौसी ने फौरन हाँ कर दी, ये देखे बिना कि उनका घर नहीं बिल्कुल बल्कि पूरा अस्तबल था, जिसमें फैमिली के लोग जानवरों की तरह रहते थे। 4 कमरे थे, एक में सास ससुर, दो में दोनों जेठ, एक स्टोर नुमा छोटा सा कमरा था और जिसमें मेरी नंद रहती थी। मेरे और आलो के लिए तो बाहर हॉल में ही इधर उधर से पर्दा डालकर एक बेड डाल दिया था। घर में जब भी खाना पकता तो सब उस पर ऐसे टूट पड़ते थे जैसे लंगर बट रहा हो। मुझे तो कभी भरपेट खाना ही नहीं मिलता था, ऊपर से ताने और सुनने पड़ते। कहते कि तेरा पति कौन सी कमाई करता है, और जवाब में मुझसे ये भी नहीं कहा जाता कि इसमें मेरा क्या कसूर है। आलोक 2 साल से बेरोजगार थे। बहुत ही मुश्किलों से उनका कनाडा का वीजा लगा था। हमारा एक बेटा था और फिर जब कनाडा का वीजा आ गया तो आलोक विदा होते समय मुझे तसल्ली देने लगी कि वहां जाकर इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। बड़ा सा घर बनाऊंगा, एक गाड़ी लूंगा तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए। बड़े से घर में तुम रानी बनकर रहोगी, अपने सारे शौक पूरे करना। इधर ये प्लानिंग कर रहे थे आलोक और उधर सास और नंद छुपकर बातें सुन रहे थे। आलोक के मुंह से ये बातें सुनकर मेरी सास चीखते हुए बोली थी कि तुझे पाल कर इतना बड़ा कर दिया कि अब पत्नी के ही सपने पूरे करेगा। माँ और बहन की तुझे कोई परवाह ही नहीं है। मैं तो अपनी सास की दहाड़ सुनकर एक तरफ हो गई और उधर मेरी सास ने आलोक की खूब खबर ली थी। आलोक भी चुपचाप अपनी माँ की बात सुनते रहे। वह कभी भी अपनी माँ के सामने जबान नहीं खोलते थे। और फिर आलोक चले गए। उनके जाने के बाद तो जैसे मेरी जिंदगी में सन्नाटा छा गया था। ये सन्नाटा सिर्फ मेरे दिल में था, बाकी घर का तो वही हाल था। सब अपनी अपनी में मस्त थे। घर में वही अफरा तफरी मची हुई थी। कोई इधर पड़ा हुआ है तो कोई उधर, कहीं जूठे बर्तन पड़े हैं, कहीं कपड़े नहीं बिस्तर और कहीं इंसान। दिन ऐसे ही गुजरता जा रहा था और मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आलोक की कोई खबर नहीं थी। इधर मेरे देवर और उसके ससुराल वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कब की मंगनी हो रखी है, जल्दी से जल्दी शादी करो, नहीं तो हम अपनी लड़की की शादी किसी दूसरी जगह कर देंगे। मेरी सास ने मुझे जो पर्दे लगाकर कमरा दे रखा था उसे भी मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने आंखों में आंसू भरकर अपनी सास से कहा कि माँ जी, अगर आप मुझे यहाँ से भी निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी और मेरा बच्चा कहाँ रहेगा। जिस पर मेरी सास ने कहा कि बरामदा किस लिए है, सब यहाँ पर पड़े हैं, तू भी वहीं जाकर पड़ जा। सास ने बहुत ही बेपरवाही से जवाब दिया था। मैं क्या करती, आलोक की भी कोई खैर खबर नहीं थी। अब खामोशी से अपना बिस्तर बरामदे में लगा लिया। मुझे सिलाई करनी आती थी और इसीलिए अपना बोझ खुद उठा लेती थी, लेकिन इसके बावजूद भी सास के ताने सुनने पड़ते थे। मेरी वह मासी जिन्होंने मेरी शादी की मुझे पाला पोसा था, उनकी भी मौत हो चुकी थी। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। घर में लगभग 20 से 22 लोग थे। सबका खाना मैं ही पकाती। सास, नंद, देवरानी, जेठानी आराम करती या इधर उधर घूमने में निकाल देती थी। एक दिन मेरी बेटी अंश को बुखार था, जिसकी वजह से मैं रोटी नहीं बना सकी थी। बस तो फिर क्या था, मेरे ऊपर कयामत आ गई थी। सास ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। मुफ्तखोर, हरामखोर, तुझे हम रोटी देते हैं और तू पका कर भी नहीं खिला सकती। सास मुझे ताने दे रही थी। मैं सिलाई करके अपना ऊपर का खर्चा पूरा कर लेती थी, अंश के खर्चों के लिए परेशान रहती थी। जब मेरी सास ने इतना हंगामा खड़ा किया तो मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मैंने भी गुस्से में चीख कर कह दिया कि माँ जी, अंश को मैं अपने मायके से नहीं लाई थी,
22 आदमियों का खाना पकाती हूँ, सिलाई करती हूँ। आज अंश को बुखार था, इसीलिए रोटी नहीं पका सकी। लेकिन आपने तो मुझे ताने देना ही शुरू कर दिया। मेरा इतना बोलना ही गजब हो गया था। मेरी सास ने एक जनाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। मुझसे जबान चलाती है। उस समय मेरे ससुर भी घर पर ही थे, उन्होंने भी मेरी बात सुन ली थी। मैं तो सभी की आंखों में खटकती थी और यह अच्छा मौका मिल गया था सबको मुझसे छुटकारा पाने का, और फिर सब ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरी जेठानी को तो और भी मौका मिल गया था। उसने मेरा बिस्तर और सामान घर से बाहर फेंक दिया। अपने 3 साल के बच्चे को गोद में लिए हैरान परेशान सी खड़ी थी। ये लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? कम से कम मेरा नहीं तो अंश का ही ख्याल कर लेती। यह तो इनका ही खून है। मैंने कुछ जरूरी सामान उठाया, अंश को गोद में लिया और रिक्शे में बैठकर बस स्टॉप के लिए रवाना हो गई। दिल्ली में मेरे एक दूर के रिश्तेदार रहते थे। वहां पहुंची तो उन लोगों ने भी बहुत ही ठंडा स्वागत किया। रात हो चुकी थी और उन लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे पति को इस तरह किसी का घर में आना रहना पसंद नहीं है। रात तो गुजार लो, लेकिन सुबह अपना इंतजाम कर लेना। यहाँ भी रात गुजारने के लिए मुझे बरामदा ही मिला था। उस रात बहुत ही तेज सर्दी थी और अपने छोटे बच्चे को साथ में लेकर पूरी रात ठिठुरती रही थी। खाने के लिए बस ऐसे ही नामात्र के लिए पूछा था। मैंने भी मना कर दिया। मुझे क्या पता था कि इन्हें मेरे बच्चे पर भी तरस नहीं आएगा और कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगी। मैंने रास्ते में दुकान से बिस्किट का पैकेट और कुछ खाने की चीजें ले ली थी, जिन्हें खाकर बच्चे को लेकर बिस्तर में दुबक गई। वह तो अच्छा हुआ था कि चलते समय एक कंबल बैग में रख लिया था। उसी कंबल से पूरी रात गुजार दी। नींद नहीं आ रही थी। सुबह के बारे में सोचती रही कि अब सुबह जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। हर अपने के बारे में सोच डाला, लेकिन कहीं भी शरण मिलती नजर नहीं आती थी। मैं सोचती रही और रोती रही। इसी तरह रोते रोते आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो पहला ख्याल हंसिका दीदी का आया था। उसने मेरी अच्छी जान पहचान थी और वह यही दिल्ली में ही रहती थी। दूर की रिश्तेदार थी, करीब का रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी जब भी मुझसे मिलती थी तो बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। सुबह नहा धोकर मैंने अपना बिस्तर लपेटा। मेरे मेजबान के बच्चे उठ गए थे, लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैं चुपचाप अपना सामान लेकर हंसिका दीदी के घर आ गई। वह मुझसे बहुत ही अच्छी तरह मिली। मैंने अपने हाल उनको बताए तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगी, परेशान ना हो, यहाँ एक मकान खाली है, उसे किराए पर ले लेते हैं। कुछ पैसे तो है ना तुम्हारे पास? मैंने कहा, हाँ कुछ पैसे तो हैं जो मैंने अपने कपड़ों की सिलाई से बचा कर रखे थे। इस तरह मेरी एक मुश्किल तो हल हो गई थी। दूसरी अच्छी बात ये थी कि मोहल्ले में ही गारमेंट का एक कारखाना था। हंसिका दीदी कहने लगी कि मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें वहां पर कोई काम मिल जाए। खाना खाने के बाद हंसिका दीदी मुझे मकान दिखाने के लिए ले गई। वह तो पहले ही किराए पर उठ गया था, लेकिन एक और मकान खाली था जिसके मालिक कुछ सख्त मिजाज के थे। एक छोटा सा कमरा, किचन और वॉशरूम था। गुजारने लायक ही था, लेकिन इस समय मुझे यह छोटा सा मकान किसी महल से कम नहीं लग रहा था। इस मकान के आंगन में एक बेरी का पेड़ था। उस पेड़ में पूरे आंगन को ढक रखा था, जिससे कि यह मकान और भी छोटा लगने लगा था। लेकिन फिर भी यह मकान मुझे पसंद आ गया। मैंने 1 महीने का किराया एडवांस में दे दिया और घर की चाबी ले ली। फिर हंसिका दीदी ने कारखाने में बात कर ली। वहां मुझे सिलाई का काम मिल गया। मेरे रहने और खाने पीने की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई थी। मैंने हंसिका दीदी का धन्यवाद किया। मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और उस घर में शिफ्ट हो गई। मेरा 3 साल का छोटा सा अंश मेरे सीने से दुबका जा रहा था। जो कुछ भी हो रहा था शायद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कमरे के एक कोने में बिस्तर बिछा दिया, जरूरी सामान की एक लिस्ट बनाई। उसने सुबह का से कुछ नहीं खाया था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उसका चेहरा उतर गया था। मैंने कहा, अंशु बेटा बस मैं अभी खाना बनाती हूँ। अंशु को गोद में लिया और कुछ जरूरी राशन वगैरह दुकान से खरीद लाई। अंश के लिए दूध भी लिया। घर आकर खाना बनाया। अंश को पहले थोड़ा सा खाना खिलाया, फिर उसको थोड़ा सा दूध दिया। जब सोने के लिए लेटी तो अंशु ने अपनी तोतली जबान में कहा, मम्मी क्या हम यही रहेंगे, अब दादी के घर नहीं जाएंगे? तो मेरा दिल कटकर रह गया था। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। कोयले और लकड़ी से खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि गैस सिलेंडर के पैसे भी मैं पूरी नहीं कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने अब मेरे पैसे कुछ बढ़ा दिए थे। लेकिन कपड़े सी कर मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता था। लेकिन जब पैसे मिलते तो सारी थकान दूर हो जाती। जब कोई शरीफ औरत अकेली होती है तो उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। मैं भी बहुत सावधान रहती थी।
अक्सर मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करती रहती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं उनके साथ बातें करूं, हंसूं, बोलूं, लेकिन मेरा दिमाग मुझे ऐसा करने से मना कर देता था कि उनके घरों में मर्द है, जबकि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। इसीलिए मुझे सावधान ही रहना चाहिए। खाने पीने की और रहने की अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। दिन भर मेहनत करती थी तो शाम को पैसे भी हाथ आ जाते थे कि खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम था। अंश को अच्छी खुराक मिल रही थी। ससुराल के जुल्म से मुझे छुट्टी मिल गई थी, लेकिन रात को जब सोने के लिए लेटती थी तो तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी। आलोक की बहुत याद आती थी। अंश भी बार बार पूछता कि मम्मी पापा कब आएंगे। तब मैं अंश को यही बहलाती कि अंशु बेटा, पापा आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेने गए हैं, अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े भी लेकर आएंगे। मैं उसे बनाती रहती। समय गुजरता रहा और अब अंशु 5 साल का हो गया। अब तो मैंने एक पास के ही स्कूल में अंश का दाखिला भी करवा दिया। जिस दिन अंश का स्कूल में दाखिला हुआ था, मैं बहुत रोई थी। मुझे आलोक की बहुत याद आई थी। आलोक का घर यहाँ से बहुत दूर था। वहां जाना न सिर्फ मुश्किल था, बल्कि खतरे से खाली नहीं था। जिन लोगों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था, तो उनसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। शुरू शुरू में 1-2 बार फोन करके मैंने आलोक की खैर खबर लेनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने मेरी आवाज सुनते ही फोन काट दिया था। ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे जान छुड़ाकर बहुत खुश हैं। उनसे ठंडे रवैये से मैं समझ गई थी कि आलोक की कोई खैर खबर नहीं है। मेरे घर के बराबर में एक औरत रहती थी। वह बहुत अच्छी थी। कभी कभी मेरे घर आ जाती थी तो घर में रौनक हो जाती थी, या कभी कभी मैं उसके घर चली जाती थी तो दिल बहल जाता था। इस तरह थोड़ी जान पहचान हो गई थी। होली दिवाली हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे। एक दिन दिल नहीं माना तो फिर मैं अपने ससुराल चली चली ही गई। सोचा हो सकता है वहां जाकर आलोक की कोई खबर मिले। लेकिन एक दर्दनाक हादसे के बारे में पता चला कि मेरे छोटे देवर ने दिवाली के अवसर पर घर में ढेर सारा पटाखा जमा करके रखा था। इस दिवाली वह उन्हें बेचने वाला था। एक चिंगारी के छूटने से ही पटाखों में धमाका हो गया, जिससे मेरी सास ससुर, देवर देवरानियां, जेठ जेठानियां, उनके बच्चे समेत 10 लोगों की जान चली गई। कुछ बच्चे अपंग हो गए। घर छोटा था, लोग ज्यादा थे। जब धमाका हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यह सब खबर मुझे मोहल्ले में पहुंचते ही मिल गई थी। मैंने जल्दी जल्दी भागते हुए अपने घर का गेट खटखटाया था। मेरे घर में अब मेरी एक नंद रहती थी और कुछ मेरे जेठ के बच्चे वगैरह रहते थे। लेकिन मेरी नंद मुझे देखते ही मेरे मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने मुझे अंदर घुसने भी नहीं दिया। मैं रोती हुई अपने घर वापस आ गई। कई दिन तक इस हादसे के बारे में सोच सोचकर दहशत होती रही। धीरे धीरे जिंदगी अपने रूटीन पर आ गई थी। लेकिन एक बार फिर भगवान ने मेरे ऊपर मुश्किल समय डाल दिया था। धीरे धीरे कारखाने में काम मिलना कम हो गया। काम कम मिलता तो पैसे भी कम मिलने लगे थे। मैं फिर से परेशान रहने लगी। एक समय ऐसा भी आ गया कि जब काम बिल्कुल ही खत्म हो गया। कारखाना अब बंद हो रहा था। मेरे लिए परेशानी ही परेशानी थी। अब तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। इन हालात में मैं अंशु के स्कूल की फीस कैसे देती? अक्सर मेरी पड़ोसन कहती थी कि जिस मकान में मैं रहती हूँ, इस पर भूतों का साया है। उस औरत के मुताबिक इस मकान में वह किसी को खुश नहीं देख सकता। मेरे दिमाग में भी यह ख्याल आने लगा, कहीं से घर में रहने वाली उस आत्मा के कारण ही मेरे ऊपर परेशानियां तो नहीं आई। एक दिन मैंने सामने वाली से बातों ही बातों में पूछा, आंटी क्या यहाँ सच में कोई आत्मा रहती है? तो वो मुस्कुराकर खामोश हो गई। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ एक डाकू को मारा गया था। जब हमारी लाइन के मकान बन रहे थे तो यहाँ एक पुलिस केस हुआ था जिसमें एक डाकू मारा गया था। कहते हैं जिस घर में तुम अभी रह रही हो, यह घर उस समय नया नया बन रहा था। वह डाकू इसी घर में आकर छुपा था और इसी घर में वो मारा गया था। लोग कहते हैं कि इस घर में उसकी आत्मा भटकती फिरती है। उस औरत की बात सुनकर मैं अंदर तक कांप गई थी। एक तो रोजी रोटी की मुश्किल, ऊपर से अभी आत्मा वाली बात सुनकर मेरा दिल कांप गया था। मैं ऐसी बातों पर ज्यादा विश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन फिर भी आंटी ने मुझे जिस तरह ये कहानी बताई थी, मुझे रातों को अब डर लगने लगा था। ऐसे ही डरते डरते कई दिन गुजर गए थे। धीरे धीरे मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं बचा था। एक दिन सुबह आटे के डब्बे को झाड़ कर एक मुट्ठी आटा निकल आया। दालों के डब्बे को देखा तो एक बड़ा चम्मच दाल निकली। मैंने आटे की एक छोटी सी रोटी पकाई और पतली सी दाल बनाई और मैंने वो अंश को खिला दिया। लेकिन अब खुद भूखी ही रह गई। कुछ देर बाद मैंने उसे सुला दिया।
दोपहर का समय था, अंशु सो रहा था और मैं परेशानी में घिरी थी कि अब आगे क्या करूं। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, तुझे मेरे छोटे से बच्चे की भूख दिखाई नहीं देती, मेरी कुछ तो परेशानी दूर कर। जब मुझे घर से निकाला गया तो तूने रात गुजारने के लिए मुझे जगह दे दी थी। तूने ही तो मेरे रहने का ठिकाना किया था, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया था। मेरे दिन बहुत ही सुकून से गुजर रहे थे, लेकिन अब मुझ पर फिर से बुरा समय आ गया है। मेरे भगवान, अब फिर से तू ही मेरी सहायता कर। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थी और जब आंसू सूख गए, गला दुख गया तो मैं चुप हो गई। मैंने अंश की तरफ देखा। अंश अभी भी बेखबर सो रहा था। मैं बाहर आंगन में आ गई। पिछले 2 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया था। भूख की वजह से पेट में आग लगी हुई थी। किससे मांगू, कोई मेरा अपना नहीं था। सामने वाली आंटी से भी 200 ले चुकी थी। मोहल्ले में जितने भी जान पहचान थी, सबसे उधार ले चुकी थी। दूध वाले ने उधार देने से मना कर दिया था। सूरत हाल बहुत ही डरावनी हो गई थी। मैंने आंगन में धनिया, पुदीना, लहसुन और प्याज लगाया हुआ था। एक कोने में कुछ आलू भी लगाए हुए थे। मैं यूं ही लकड़ी से मिट्टी खोदने लगी, शायद एक आध आलू निकल ही आए। कुछ समय पहले ही मैं सारे आलू निकाल चुकी थी। मैं ऐसे ही गीली मिट्टी को खोदने लगी कि तभी मुझे लकड़ी के नीचे कोई सख्त चीज महसूस हुई। मैंने और भी तेजी से खोदना शुरू किया तो मुझे किसी चीज के होने का एहसास हुआ। मेरा शक अब विश्वास में बदल गया था। जरूर मिट्टी के नीचे कुछ है। मैं जल्दी से भागकर किचन से चिमटा ले आई और रात में से भूखी होने के बावजूद पता नहीं इस समय मेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई थी। मैं जल्दी जल्दी मिट्टी को चिमटे से खोद रही थी। जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटाई तो मिट्टी के नीचे एक बक्सा नजर आया। बक्सा लगभग 4x4 साइज का था, जिसे निकालना मेरे बस की बात नहीं थी। चारपाई पर चादर सूखने को रखी थी। मैंने चारपाई घसीट कर दी हुई जगह पर रखा कि कहीं कोई पड़ोसी आ न जाए और उस गड्ढे को देखना ले। चारपाई के नीचे से होती हुई मैं गड्ढे में उतर गई। मैंने बॉक्स तो खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें तो ढेर सारे पैसों की गड्डी, जेवरात वगैरह थे। मैं जल्दी से गड्ढे से बाहर निकली और कमरे में कपड़े का थैला ले आई और उस बक्सी की तमाम चीजें उसमें भर कर कमरे में पहुंचा दी। फिर मिट्टी बराबर करके मैंने उसके ऊपर दोबारा अच्छे से मिट्टी जमा कर दी। इस पूरे काम में लगभग 1-2 घंटा लग गया। दिन के 3 बज रहे थे। मेरी सांस फूल गई थी और चेहरा लाल हो गया था। मेरे अंदर से आवाज आई कि अब मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। सोचने लगी, अब सबसे पहले क्या करूं? क्या लोगों का कर्ज वापस करूं जिससे कि कोई दरवाजे पर ना आए? तभी दूध वाले ने दरवाजा खटखटाया। कहने लगा, उधार के पैसे दे दो। मैं 1000 रुपया लेकर और दूध का बर्तन लेकर गेट पर पहुंची। बर्तन देखते ही दूध वाले ने कहा कि पहले पुराना चुकता करो, उसके बाद दूध दूंगा। अगले ही पल मैंने 1000 रुपए उसकी तरफ बढ़ा दिए। पैसे ने जादू का काम किया। दूध वाले की आवाज में नरमी उतर आई। कहने लगा, कितना दूध चाहिए? आज के लिए दूध लेकर मैंने उसका उधार चुकता कर दिया और अब उसे अब और दूध देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि पैसे ना होने पर उसने जिस तरह मेरे साथ रवैया रखा था, मुझे उस दूध वाले से तेज चिढ़ हो गई थी। उसके बाद सामने वाले का कर्जा उतारा। शाम को मकान मालिक मेरे घर आई। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। मैंने कहा, नमस्ते आंटी, लेकिन उसने मेरे नमस्ते का कोई रिप्लाई नहीं दिया। गुस्से में बोली, मेरे 2 महीने का किराया हो गया है, कब दोगी? हालांकि आंटी से मेरी अच्छी हाय हेलो थी। मैंने अब तक उनसे सारा किराया टाइम पर दिया था, लेकिन इस समय उनके चेहरे पर गुस्सा था। मैंने कहा, जी आंटी, अभी का किराया 2 महीने का हो गया है। मेरी बात सुनते ही गुस्से से कहने लगी, ये तो मुझे भी पता है, 2 महीने का किराया हो गया है, लेकिन कब दोगी? अगर पैसे नहीं है तो मैं तेरे घर का जरूरी सामान रख कर तुझे घर से बाहर कर दूंगी। मैं तुझे फ्री में नहीं रख सकती। मैंने कहा, नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बैठे, मैं आपके लिए अभी पैसे लाती हूँ। मैंने उनकी 2 महीने के किराए के पैसे लाकर आंटी के हाथ पर रख दिया। आंटी जिस तरह मुझसे बात कर रही थी तो अंश को देखकर रोना आ रहा था। उनके जाने के बाद मैंने जैसे तैसे अंश को चुप कराया। अंश कहने लगा, मम्मी, हमारे घर में अब खाना खत्म हो गया है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, इसीलिए सब लोग हमसे लड़ाई करते हैं। मैंने अंश के आंसू साफ किए और कहा, नहीं बच्ची, ऐसा नहीं है। मैं उसे लेकर किचन में आ गई। मैंने उसे दूध और ब्रेड दी, खुद भी थोड़ी सी खाई। सुबह से पेट में कुछ नहीं गया था। अब जो पेट में खाना गया तो मेरे होश कुछ ठिकाने आए थे।
मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। मैं यह अकेली बेबस मजबूर औरत थी। अगर किसी को जरा भी शक हो जाता कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं तो न जाने मेरे साथ क्या होता। मैंने सोचा कि मैं अपनी गरीबी का रोना ऐसे ही जारी रखूंगी। ऐसे लोग मुझसे दूर भागेंगे और मेरे घर ज्यादा आना जाना नहीं करेंगे। हमें अपना खर्चा उसी हिसाब से कम कम करने लगी थी। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करती थी जिससे कि लोगों को शक न हो जाए। मैंने सारा खजाना खोल कर देखा। लाखों की रकम थी, सोने चांदी के जेवर अलग। खजाने को देखकर लगता था कि यह उसी डाकू का माल है जो इस घर में पुलिस के मुकाबले में मारा गया था। दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजरने लगे थे। मैंने मोहल्ले में जान पहचान वालों से कह रखा था कि कनाडा में मेरे पति की अब नौकरी लग गई है और वह मुझे पैसे भेजने लगे हैं, जिससे कि आप लोगों को मुझ पर और भी शक नहीं होता था। लेकिन फिर भी रात को डर लगा रहता था कि कहीं घर में चोरी ना हो जाए। मैं बार बार खजाने को खोल कर देखती। पूरी रात ऐसी ही निकल जाती थी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। अंश को स्कूल छोड़कर मैं घर के कामों में लग जाती। सफाई, खाना पकाना। अंशु पति की नौकरी लग गई थी, वही पैसे भेज देते थे। कहने लगी कि अगर पैसे की तंगी हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा एक बहुत ही अच्छी जगह काम लगवा सकती हूँ। कोठियों पर काम करना है तो तुम तो बहुत खूबसूरत हो, जल्दी ही काम मिल जाएगा। मैंने हैरान होकर पूछा, काम से और खूबसूरती से क्या लेना देना है? तो कहने लगी कि एक कोठी है, उसके मालिक को एक खूबसूरत लड़की चाहिए काम करने के लिए। तुम तो समझ रही हो ना मेरी बात। देखो इतनी गरीबी में जिंदगी बसर कर रही हो, तुम्हारे पति को भी तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा भी हक है कि उसे ऐशो आराम से गुजारो, अपनी सुंदरता का फायदा उठाओ। उस औरत की बात सुनकर मेरा खून खौल गया था। जी चाहा कि उसे थप्पड़ लगा दूं, लेकिन मेरी अकल ने रोक दिया। मैंने गुस्से में कहा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा कभी मेरे घर की तरफ मत आना। उस औरत ने जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। आलू की बहुत याद आ रही थी। मैं चुपचाप अंश को लेकर कमरे में बंद हो गई। रात का समय था। मैं अंश को सीने से लगाए सोने की कोशिश करने लगी। आंखों में आंसू अभी जारी थे। रात का 12 बज रहा था। 12 बजे का समय था कि मेरे दरवाजे पर खटखट से मेरा दिल कांप उठा। पता नहीं रात के इस समय कौन था। मैं डरते डरते बाहर निकली, मेन गेट पर आई और बोली, कौन है? कोई आवाज नहीं आई, लेकिन दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मेरा दिल अब डर के मारे कांपने लगा। मेरे दोबारा पूछने पर एक मर्द की आवाज आई। वह मकान मालिक थे। कहने लगी, बेटा तुम्हारी आंटी की तबीयत बहुत खराब है, चल कर एक बार देख लो। मेरा मकान मालिक कोई 55 साल का बूढ़ा आदमी था। मैं सोचने लगी, अगर आंटी बीमार है तो मुझे चलकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मोहल्ले में मेरे अलावा तो कोई उन्हें देखने जाने वाला नहीं था, क्योंकि वह थोड़ी सख्त टाइप के थे और कोई भी उनके घर जाना पसंद नहीं करता था। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस बूढ़े मकान मालिक पर विश्वास करके गेट खोल दिया। मेरा गेट खोला ही था कि उस बुढ़े ने मेरा मुंह दबाकर मुझे घर के अंदर खींच लिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं छटपटाने लगी, लेकिन वह मुझे छोड़ नहीं रहा था। कहने लगा, तुम मुझे खुश कर दो, मैं भी तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। ऐसे कब तक तरस कर जिंदगी गुजारोगी? उसने मेरा मुंह दबा कर रखा था। मेरी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। उसे टूटने की कोशिश में उस बूढ़े के हाथ में एक बार छूटकर नीचे गिर गई। मेरे हाथ में एक मोटा सा डंडा आ गया जो मैंने उसके सर पर दे मारा। वह दर्द से बिलबिलाता हुआ जमीन पर गिर गया था। मैं जल्दी से भागती हुई अंदर कमरे में गई। जल्दी से अंश को उठाया, खजाने का थैला पकड़ा और भागती हुई कमरे से के पीछे दरवाजे से निकल गई। मुझे अपने पीछे उस बूढ़े के भागने की आवाजें आ रही थी, लेकिन मैं बेतहाशा भागती चली जा रही थी। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। अब मैं बड़ी सी चौड़ी सड़क पर आ गई थी। भागते भागते मेरा दम उखड़ने लगा था। अंश भी अब मेरे साथ और ज्यादा नहीं भाग सकता था। अंश बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब मैं एक तेज रोशनी वाली सड़क पर पहुंची थी। एक तरफ को बैठ गई। अब मुझे विश्वास हो गया था कि वह मेरे पास अब तक नहीं आ पाएगा। मैं अपनी सांसें बेहाल करने लगी। डर लग रहा था कि पता नहीं अब आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे उस थैले की भी चिंता थी। मुझे नहीं लगता था कि क्या वह मेरे पास ज्यादा समय तक रह पाएगा, क्योंकि अब तो मुझे
मेरी इज्जत बचाने की मुश्किल थी। अभी मैं बैठी घुटनों में सिर दिए रो रही थी कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे एकदम मुड़ी। मेरी सांस जहाँ की थी तहाँ रुक गई। मेरे सामने तो आलोक खड़े थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आंखें फाड़ फाड़ कर आलोक को देख रही थी। और जब विश्वास हो गया कि आलोक ही है, तो मैं चीख मार कर आलोक के सीने से लग गई थी। मैं जोर जोर से रो रही थी। आसपास के लोग भी जमा हो गए थे। आलोक ने मुझे जैसे तैसे चुप कराया था। अंश भी हैरान हुआ था। मेरे पास आया था और उसको समझ आ गया था कि यह मेरे पापा हैं। जिस समय आलोक हमें छोड़कर गए थे, अंश बहुत छोटा था, लेकिन उसको फिर भी अपने पापा का चेहरा याद था। जैसे ही उसने अपने पापा को पहचाना और पापा की गोद में चला गया, अंश भी रोने लगा था। हम दोनों को रोता हुआ देखकर आलोक भी रोने लगे थे। हम तीनों चुप हुए तो आलोक में उसी समय का एक कमरा किराए पर लिया और हम दोनों माँ बेटे को लेकर उस किराए के कमरे में आ गए। थोड़ी देर में बाद में थोड़ी आलोक ने मुझे बताया कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जो लोग मुझे लेकर वहां गए थे वो गलत लोग निकले थे। उन्होंने मुझसे गलत काम करवाए, मेरे ऊपर बहुत जुल्म की। जैसे तैसे करके मैं उनकी पकड़ से छूटा और भागते हुए इंडिया आ गया। लेकिन घर गया तो पता चला कि वहां तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पत्नी और बच्चे को घर से निकाल दिया था। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढता फिर रहा था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ दिल्ली में कुछ काम की तलाश में आया था, लेकिन आज देखो किस्मत से तुम मुझे अचानक मिल गई। आज मैं अपने भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे तुमसे मिला दिया। मैं अभी आलोक के घुटने पर सर रखी हुई थी। फिर मैंने उसको अपनी सारी कहानी बताई, कैसे मुसीबत में मैंने अपने ये दिन काटे हैं। मैंने खजाने वाली बात भी आलोक को बताई। आलोक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। सुबह हुई तो सबसे पहले आलोक ने जो काम किया था वह घर तलाश किया। हमें एक अच्छा सा घर लिया और फिर आलोक ने बचे हुए पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि पैसों की बारिश होने लगी। आलोक ने अस्पताल बनवाया जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पति आलोक अब मेरे पास था। मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। मुझे आपको किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं अपने भगवान का जितना धन्यवाद करती हूँ उतना ही कम है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है, कृपया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल कहानी वो अनकही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।